Welcome friends, Nikhar here from Fatma Teachers Training College। अभी लगातार हम लोग वृद्धि एवं विकास यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। ये यूनिट जैक के डीएलएड के सिलेबस के तीसरे यूनिट में है। साथ ही साथ ये सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीएड में भी इसके मैक्सिमम पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना होता है। कुल मिलाकर प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे सभी प्रशिक्षु शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीसरे यूनिट में हमने दो सब यूनिट्स को अभी तक देखा, जिसमें पहला था वृद्धि एवं विकास की अवधारणा और दूसरा सब यूनिट था विकास की प्रमुख अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने देखा कि उसका क्या अर्थ है। इसके साथ साथ इन अवस्थाओं में जो विकास से संबंधित विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उन विकासात्मक विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में, उनके विशेष संदर्भ में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। आज हम लोग इसके तीसरे सब यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं, उसे प्रारंभ करने वाले हैं और ये तीसरा सब यूनिट है विकास की प्रमुख अवस्थाएं शैशवावस्था से किशोरावस्था तक एवं इसमें शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक एवं भाषाई विकास। तो आज हम लोग इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, यानी शारीरिक विकास को। इससे संबंधित नोट्स आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जा चुका है। वहां से पीडीएफ नोट्स के द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको नोट सिर्फ उसी चीज को करना है जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, अदरवाइज पूरा लिखित नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। तो आप आज ध्यान से सुनेंगे, जो समझ में नहीं आए केवल उसी पॉइंट्स को नोट करेंगे और हमसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या फिर आप इस वीडियो के अंत में कमेंट्स के द्वारा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे वृद्धि से हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास से होता है और वृद्धि अपने आप में किसी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विकास और कुछ नहीं, पूर्व की अवस्था में आया हुआ परिवर्तन है। यही विकास की सबसे अच्छी व्याख्या हो सकती है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि वृद्धि के कई पॉइंट्स, वृद्धि के कई डायमेंशंस जब एक साथ मिलकर एक समग्र, एक संकुल या एक योग प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम विकास के नाम से जानते हैं। तो बालक के शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए हमने देखा कि हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक है ग्रोथ यानी अभिवृद्धि, दूसरा है डेवलपमेंट यानी विकास और तीसरा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों परिपक्वता की ओर निरंतर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के अंतिम समय तक निरंतर चल रही होती है। यानी विकास गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो आपके सामने एक समस्या आएगी कि अगर शारीरिक विकास पूछ दिया जाए, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास के स्वरूप की चर्चा करें, या आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास किस तरह की होती है या शारीरिक विकास की दिशाएं कौन सी हैं, या आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के दिशाओं का वर्णन करें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो नोट्स हमने दिया है उसमें कंपैरेटिव स्टडी का टेबल बनाया हुआ है। आप उसे काफ़ी ध्यानपूर्वक पहले अपने शब्दों में लिखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो आपसे किसी भी अवस्था के बारे में शारीरिक वृद्धि से प्रश्न पूछा जाए और शारीरिक दशाओं का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको तीनों ही अवस्थाओं में शारीरिक दशाओं को वर्णन करने समय अपने ध्यान में रखना है और लिखना है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि वो कौन सी दिशाएं हैं जो इन अवस्थाओं के दौरान शारीरिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं।
जैसे सबसे पहला है भार, यानी आप शैशवावस्था के शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करें या बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो जो पहला पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है भार, यानी वेट। वेट कितना होता है, यानी शैशवावस्था में वेट में क्या क्या परिवर्तन आता है, बाल्यावस्था में वेट में कब कब और क्या क्या परिवर्तन आता है, और किशोरावस्था में कितना परिवर्तन आता है, आपको ये ध्यान रखना है। यानी पहला पॉइंट हमारा हो गया वेट यानी भार। दूसरा पॉइंट हमारा है लंबाई यानी लेंथ। देखिए शैशवावस्था में भी लंबाई बढ़ती है, बाल्यावस्था में भी लंबाई बढ़ती है और किशोरावस्था में भी लंबाई बढ़ती है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। ये एक मूर्त अवस्था है, टेंजिबल स्टेज है। तो आपको इन तीनों ही अवस्थाओं में शारीरिक विकास के दिशा का वर्णन करते समय दूसरे पॉइंट के रूप में लंबाई यानी लेंथ को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है या तीसरी दिशा है जिसके बारे में आप तीनों ही अवस्थाओं में लिखेंगे, वो है सिर और मस्तिष्क यानी हेड एंड ब्रेन। यानी सिर की स्थिति और मस्तिष्क के अन्य पक्षों की स्थिति शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में कैसी होती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो है बोन्स यानी हड्डियां। यानी शैशवावस्था में आप जानते हैं कि शुरू में प्रारंभ में 208 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, आगे चलकर ये 206 रह जाती हैं। यानी शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या ज्यादा है और बाल्यावस्था में इसमें कमी पाई जाती है और किशोरावस्था में ये पुनः अपरिवर्तित रहती है। हाँ, वहां पर उनके साइज में और उनके वजन में परिवर्तन आ जाता है। तो आपको ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक दशाओं का वर्णन करते समय हमें हड्डियों को ध्यान में रखना होगा, बोन्स को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ जो हमारा पांचवा पॉइंट है जो अनिवार्य रूप से आपको लिखना है वो है टीथ यानी दांत। आप जानते हैं कि शैशवावस्था में दांत निकलना प्रारंभ होता है, एक शिशु के पास दांत नहीं होता, शैशवावस्था में यह निकलना प्रारंभ होता है और बाल्यावस्था में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है और किशोरावस्था में यह जाकर कांस्टेंट हो जाता है। आपको क्लास के दौरान भी मैंने बताया था और आप जानते भी हैं कि शैशवावस्था में जो दांतों का फार्मूला है वो है 2021 और जब बाल्यावस्था में दूध के दांत झड़ जाते हैं और नए दांत आते हैं और किशोरावस्था में जब मोलर पूरी तरह से सामने आ जाता है डेवलप होकर के, तो उस समय हमारे दांतों का जो फार्मूला है वो 2123 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 2021 से 2123 बनने की पूरी कहानी आपको वहां पर लिखनी होगी। तो आप जिस किसी भी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं आपको वहां पर टीथ यानी दांत के बारे में विशेष रूप से व्याख्या करनी होगी। इसके साथ साथ अन्य अंगों के बारे में आपको जानना है, लिखना है। और अन्य अंगों से हमारा तात्पर्य है कि शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसके भार में और जिसके साइज में, आकार में परिवर्तन पाया जाता है। यानी शैशवावस्था में लीवर का जो साइज होता है वो बाल्यावस्था में बढ़ जाता है और उसके वजन में भी वृद्धि हो जाती है और किशोरावस्था के अंत तक ये पूरी तरह से अपने मैच्योर साइज में आ जाता है और इसके वजन में भी जो मैक्सिमम वृद्धि होती है वो इस दौरान जाकर कांस्टेंट हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लीवर के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वह है कि विकास का महत्व, यानी आपको ये दर्शाना होगा अंतिम पॉइंट में कि ये जो सारे विकास हो रहे हैं उसका शैशवावस्था में क्या महत्व है, बाल्यावस्था में क्या महत्व है और किशोरावस्था में क्या महत्व है। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और तीनों ही अवस्थाओं के कंपैरेटिव स्टडी के लिए और आपकी समझ के लिए मैंने इसे टेबल के रूप में बनाया, जिसमें टेबल में जो पहला कॉर्नर हमारा था, जो पहला किनारा हमने बनाया, उसका हमने नाम दिया कि विकास की प्रमुख दिशाएं। दूसरा कॉलम जो हमने बनाया उसका नाम था शैशवावस्था, तीसरा कॉलम था बाल्यावस्था और चौथा और अंतिम कॉलम था किशोरावस्था। तो कुल मिलाकर 4 कॉलम हमने बनाए। अब जो हमारा पहला कॉलम है विकास की प्रमुख दिशाएं, आप उस नोट्स में देखेंगे
उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया भार, यानी हम जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो है वेट यानी भार। और ये शैशवावस्था में क्या होता है, ये शैशवावस्था वाले कॉलम में, ये बाल्यावस्था में कैसा होता है बाल्यावस्था वाले पॉइंट में, और किशोरावस्था में कैसा होता है किशोरावस्था वाले पॉइंट में हमने इसको डिस्कस किया। तो आपको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाए, जैसे शैशवावस्था से संबंधित पूछा जाए, तो ये सारे पॉइंट्स यानी सातों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके सिर्फ शैशवावस्था के प्रमुख लक्षणों को इस टेबल से आपको रिकॉग्नाइज करना है और नोट करके लिखना है। अगर बाल्यावस्था के बारे में कहा जाए तो आप बाल्यावस्था के बारे में लिखेंगे। अगर किशोरावस्था के बारे में कहा जाए तो यही सातों पॉइंट्स किशोरावस्था के दौरान आप लिखने वाले हैं। साथ ही साथ टेबल के रूप में इसे प्रदर्शित करने का हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर है कि सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार वो कंपैरेटिव नेचर के होते हैं। तो एक जगह पर तीनों ही अवस्थाओं के ये सातों पॉइंट्स अगर टेबल के रूप में आपको उपलब्ध कराए जाए तो सीटेट के लिए एक जो अवधारणात्मक स्पष्टता की आवश्यकता होती है ये आसानी से आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो आप उस नोट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें, वहां पर डिटेल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। इस संदर्भ में अगर आप विशेष ज्ञान की इच्छा रखते हैं तो पीडी पाठक के पुस्तक को जो उन्होंने ममता चतुर्वेदी के साथ लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें आप काफ़ी डिटेल में शारीरिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ आपको और भी बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। परंतु बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो अन्य विद्वानों ने भी कंपाइल करने का प्रयास किया, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमने प्रयास किया है कि इन सारे चीज़ों को समाहित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो शारीरिक विकास की प्रमुख दशाओं के बारे में आप उस नोट से संपर्क करें या इस बुक से लिखें। अब हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए जो पहला फैक्टर है जो विकास की प्रक्रिया को तीनों ही अवस्थाओं में यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रभावित करता है, वो पहला पॉइंट है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव निश्चित तौर पर आपके शारीरिक विकास पर पड़ता है। जैसे माता पिता का आकार जैसा होता है बिल्कुल बच्चे वैसे ही होते हैं। तो ये एक पहला हमारा पॉइंट है कि वंश परंपरा के अनुसार ही आप हाइट ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि शरीर की जो बनावट होती है वो भी माता पिता जिस प्रकार के होते हैं वैसे ही शरीर की बनावट होती है। यानी सिर्फ लंबाई की बात ही नहीं की जाए, बनावट का जो स्वरूप होता है वह भी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है वातावरण। वातावरण भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आप जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उस प्रकार का आपका शरीर निर्मित होता है। जैसे अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हाइट जो है वो एवरेज 5 फुट से 5.5 फुट के बीच पाई जाती है, शरीर दुबला पतला होता है। लेकिन अगर आप ठंडे क्षेत्रों में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ हाइट 6 फुट जो एवरेज हाइट है वो 6 फुट तक का पाया जाता है, या मैदानी क्षेत्रों में भी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके शरीर का जो बनावट होता है, जैसे अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र के लोगों की बात करें या प्रोटोस्टेरॉइड रेस की बात करें तो देखेंगे कि उनका शरीर काफ़ी थुलथुल टाइप का होता है, यानी चर्बी जो है वो ठंडे प्रदेश होने की वजह से हड्डियों के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है। तो एक गठीला शरीर देखने में हमें मिलता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन से शारीरिक वृद्धि निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। अगर संतुलित भोजन दिया जाए और संतुलित अवस्था में पौष्टिक आहार प्रदान किए जाए तो शारीरिक वृद्धि एक तार्किक पूर्णता को प्राप्त करती है और इसके अभाव में शरीर का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। जैसे अगर आप एक फिक्स पैटर्न को, एक फिक्स रूटीन को, शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना प्रारंभ कर देता है।
यानी अगर आप सही तरीके से सोते नहीं हैं, सही तरीके से बैठते नहीं, सही पोस्चर नहीं होता है बैठने के दौरान या चलने के दौरान आप संभल कर नहीं चलते हैं या फिर पूरी चेतना के साथ आप किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर उसी के अनुरूप परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा निद्रा और विश्राम। आपके शारीरिक विकास पर रेस्ट का और आपकी नींद का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। आप किसी शिशु को देखें, वो काफी समय तक सोता रहता है और इसी दौरान आप देखेंगे कि शैशवावस्था के दौरान ही उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जो शारीरिक स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो शारीरिक वृद्धि होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है शैशवावस्था में। तो सही तरीके से अगर उस समय उसे नींद और विश्राम प्रदान ना किया जाए तो उसके शारीरिक विकास का प्रभावित होना तय है। ये लगभग सारे ही अवस्थाओं में ऐसा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वह है प्रेम और वात्सल्य, लव एंड केयर। अगर आप देखेंगे कि किसी बालक के माता पिता की मृत्यु काफी कम उम्र में ही हो जाती है तो उसे प्राय स्नेह वगैरह नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो अंदर ही अंदर दुखी रहता है और उसके इस दुखी रहने का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और बाद के वर्षों में इसे काफी स्पष्ट तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वह सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। अगर सिक्योरिटी की भावना हो और सिक्योरिटी प्रॉपर वे में प्रदान किया जाए, सिक्योरिटी यानी मेंटल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे सिक्योरिटी इस पॉइंट्स के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। तो इन सारे सिक्योरिटीज के वजह से व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, आत्मनिर्भर होता है और अंदर से उसकी जो संतुष्टि होती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। इसके साथ साथ जो अगला फैक्टर है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वह है खेल और व्यायाम। खेल और व्यायाम के दौरान जितने भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो पाते हैं और चूंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और खेल का होना आवश्यक है तो वहीं पर एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी खेल और व्यायाम का होना आवश्यक है। देखिए खेल में होता क्या है, बालक खेलते समय अपने आप को भुला देता है जिसके वजह से उसके दिमाग में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति नहीं पाई जाती। यही वजह है कि एनर्जी के तौर पर आप देखेंगे कि कुछ कमी जरूर आ जाए लेकिन खेलने के बाद बच्चे कभी भी थके हुए नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो हमारा अंतिम फैक्टर है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है उसे हम अदर फैक्टर्स के नाम से लिख सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग और दुर्घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है। आप नहीं जानते हैं कि उम्र के किस अवस्था में बालक या शिशु किस प्रकार के रोग या दुर्घटना के संपर्क में आएगा और उस दुर्घटना या रोग के वजह से उसके शारीरिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। दूसरा है कि अच्छा और खराब जलवायु, यानी आप जिस प्रकार के जलवायु में रहेंगे वो आपके शारीरिक वृद्धि या उसके विकास की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से प्रभावित कर देगा। इसके बाद है दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं। इस पॉइंट के अंतर्गत आप बाल विवाह और बाल श्रम को रख सकते हैं। बाल विवाह करने से कम उम्र में लड़कियों का जो विवाह कर दिया जाता है इससे कई प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन उनके शरीर में काफी कम उम्र में ही देखने को मिलते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कम उम्र की महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो कम ही उम्र में मां बनने की वजह से उनका शारीरिक विकास वैसा नहीं हो पाता है जैसा उस उम्र की उन लड़कियों की बात की जाए जो अभी मां नहीं बनी है। दोनों का कंपेयर करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण अंतर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ बाल श्रम को रख सकते हैं। जैसे कम उम्र में काम करने के लिए जो बच्चे भेज दिए जाते हैं उन्हें सही पोषण और सही व्यवस्था नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनके शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का भी प्रभाव विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर पड़ता है। जैसे माँ को सही पोषण नहीं मिल पा रहा हो तो जो होने वाला शिशु होगा वो अस्वस्थ होगा और
कुपोषित होगा तो गर्भवती महिलाओं का जैसा स्वास्थ्य होगा उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर पड़ेगा। इसके साथ ही अंतिम पॉइंट हम लिख सकते हैं कि परिवार का रहन सहन और उसकी आर्थिक स्थिति, अगर सही तरीके का रहन सहन अपनाया गया है किसी परिवार के द्वारा तो उस परिवार के शिशुओं, बालकों और किशोरों में शारीरिक विकास एक सही दिशा की ओर बढ़ेगा। लेकिन जहाँ का रहन सहन सही नहीं है, सही नहीं यानी कि जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी नहीं है, उस तरह का रहन सहन हो, जैसे काफ़ी देर तक जगना, काफ़ी देर से उठना, असमय पर खाना, तो आप देखेंगे कि बालकों का शारीरिक विकास सही नहीं हो पाता है। बचपन में ही मधुमेह की और अत्यधिक मोटापे की समस्या देखने के लिए मिलती है। और ये भी एक पॉइंट बनता है कि आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो ऑब्वियसली सामाजिक स्थिति भी सुधरी हुई होती है। इन दोनों ही चीज़ों का बालकों के मन मस्तिष्क पर और उनके शरीर के विकास पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बालकों का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है और उसको लिखने के कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिसके आधार पर हम अपने आंसर को लिखेंगे। हमने तीनों ही अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास किया और हमने इस चीज को भी देखने का प्रयास किया कि शारीरिक विकास पर जो भी चीजें अपना प्रभाव डालती है यानी उसके निर्धारक तत्व तो कौन कौन से हैं, इसको भी हमने देखा। तो डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। इस नोट्स के बारे में हमने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास भी किया। इस आधार पर आप इस आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। जहां भी समस्या हो बेझिझक आप हमसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।